हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम 11th में, जैसा कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक सेट्स एंड रिलेशन स्टार्ट करेंगे सेट्स एंड रिलेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहला सेट्स होता है, उसके बाद रिलेशन है, इसलिए मैंने टॉपिक का नाम लिखा है सेट थ्योरी। क्या लिखा है? सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी, पहला वर्ड सेट क्या होता है वो जानना जरूरी है। सेट क्या है तो बोलूं तो सबको आता है, 9th क्लास से पढ़ते आते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मैं लिखाऊंगा आपको, उससे पहले समझा दूं। जैसे आप बोलते हैं टी सेट, ओके। टी सेट के बाद शरबत सेट, ओके। डिनर सेट, ब्रेकफास्ट सेट, लंच सेट। चलिए चलो, मैं टी सेट की बात करते हैं। टी सेट में क्या क्या होता है? कप, कप के बाद केटली, एक कप, केटली, उसके बाद तस्तरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं मालूम नहीं? तस्तरी समझो, मतलब जिसमें ढालकर चाय पीते हैं, टी। केटली को पॉट भी कहते हैं, 2 पॉट रहता है, राइट। टी सेट में क्या क्या हो गया? एक कप हुआ, पॉट हुआ और तस्तरी हुआ, ठीक है। कंफर्म? कप 6 होते हैं, एक नहीं। अगर कोई टी शर्ट लेता है तो उसमें 6 कप रहता है। 6 कप है तो 6 तस्तरी भी है, और 2 पॉट रहता है जिसमें चाय लाते हैं। सपोज डेट के एक में दूध है, एक में मिल्क है, और एक में हॉट वाटर है। मिल्क हॉट वाटर मिक्स करते हैं तो टी बनता है, राइट। लेकिन जब हम टी सेट बोलते हैं तो उसमें कप 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 6 बार नहीं बोलते हैं, सिर्फ कप बोलते हैं, एक ही बार कप बोलते हैं। उसमें नंबर ऑफ कप 6 हैं, बट बोलने में बोलते हैं कि इसमें आइटम क्या है, सिर्फ आइटम काउंट होता है। कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंदर? कप है तो एक ही बार काउंट होता है, राइट। तस्तरी 6 बार नहीं बोलते हैं, एक ही बार बोलते हैं, तस्तरी हो गया। पॉट 2 बार नहीं बोलते हैं, पॉट बोलते हैं। ये केटली एक ही बार, 2 बार नहीं बोलते हैं। तो सेट में जब लिखते हैं तो कौन सी चीजें हैं, मतलब कौन सा आइटम है, उसका इंपॉर्टेंस है पहला। बाद में देखा जाता है कौन सी चीज कितनी है। कप कितने? तो 6 हैं, तस्तरी 6 हैं, पॉट 2 हैं। लेकिन सेट जो होता है, उस सेट कौन कौन सा आइटम है उसको काउंट किया जाता है, कौन कौन सा उसमें ऑब्जेक्ट है, वो सेट होता है, राइट। उसी तरह आप डिनर सेट में देखेंगे तो डिनर सेट में भी कई आइटम होते हैं। स्पून है, फॉर्क है, उसके बाद बाउल है जिसको कटोरा कहते हैं, उसके बाद प्लेट है, मैं डिफरेंट टाइप। लेकिन प्लेट एक नहीं, प्लेट सपोज डेट कि मुझे 12 आदमी को साथ में खाना खिलाने हैं तो प्लेट 12 होते हैं। लेकिन एक ही बार बोलते हैं कि डिनर सेट में प्लेट है, लेकिन उसमें टोटल और प्लेट 12 होते हैं। हर आदमी के लिए एक स्पून है तो 12 स्पून होते हैं, लेकिन बोलते हैं एक ही बार स्पून। हर आदमी के लिए फॉर्क है तो 12 फॉर्क है, लेकिन बोलते हैं फॉर्क सिर्फ एक बार। बाउल है, सब 6 बाउल है, किसी में
दो तीन तरह की सब्जी है, सब्जी निकालने हैं, अलग अलग बाउल में निकालते हैं सब्जी, तो 6 बाउल हैं, बट एक ही बार बाउल बोला जाता है जिसको हम कटोरा कहते हैं। आप हो सकता नहीं समझे कटोरा। तो सेट, यहां पे डिनर सेट में क्या क्या है, तो प्लेट, बाउल, स्पून, फॉर्क, मतलब जो भी आइटम है वो गिनाते हैं कि डिनर सेट में ये चीजें हैं। सपोज डिनर सेट में कोई बोलता है कि भाई स्पून मिसिंग हो सकता है, फॉर्क मिसिंग हो सकता है, लेकिन प्लेट, बाउल ये सब कंपलसरी होता है। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि सेट में कोई चीज 2 बार नहीं बोला जाता है, एक ही बार बोला जाता है, राइट। तो सेट में जो काउंट करता है वो कितने आइटम है वो आइटम को लिस्ट करते हैं, आइटम लिस्ट करके लिख देते हैं कि ये आइटम है इसके अंदर। अब पूछे कोई कि ये पर्टिकुलर आइटम कितना है, उसकी तादाद कितनी है, उसका पॉपुलेशन कितना है, तो बताएंगे कि प्लेट इतना है, ये इतना है, ये इतना है, राइट। तो आपको दिमाग में ये याद रखना है कि सेट के अंदर कोई भी आइटम का नाम 2 बार नहीं पुकारा जाएगा, एक ही बार पुकारा जाएगा। ये सेट के लिए पहला आपको मैंने सीख दिया है एग्जाम्पल देकर कि सेट के अंदर ऑलवेज आपको कोई भी आइटम, उसी आइटम को बोला जाता है एलिमेंट। क्या बोला जाता है? एलिमेंट ऑफ सेट। क्या बोला जाता है? एलिमेंट ऑफ सेट। तो कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर एक बार से ज्यादा नहीं बुलाया जाएगा। ओके, तो अब सेट का डेफिनेशन लिखिए, सेट का डेफिनेशन लिखिए। अ सेट इज अ set is a collection of well-defined objects, which are distinct, मतलब अलग अलग। यहां पे क्या बोला? कप अलग है, प्लेट अलग है, दस्तरी अलग है, राइट। ओके, तो कप सेम चीज को नहीं लिखेंगे, डिस्टिंक्ट अलग अलग लिखेंगे। तो यहां पे लिखा है विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। इसी वर्ड से समझ में आता है कि किसी भी आइटम को 2 बार नहीं लिखने, डेट इज किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखने, एक ही बार लिखना है सेट के अंदर। अब पैराग्राफ चेंज करके लिख लिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय, सेट्स आर जनरली denoted by capital letter, sets are generally denoted by capital letter, capital A, capital B, capital C. ओके, इस तरह से आगे जाता रहेगा ETC। ओके, ATC, and the elements of the set by, small letters like a small a, small b, small c, etc. सारे अल्फाबेट या कोई नंबर हो सकते हैं, लेकिन सेट का जो नेम रहेगा वो कैपिटल लेटर से रहेगा। किसे रहेगा? सेट का नेम रहेगा कैपिटल लेटर से। सेट का एलिमेंट कोई नंबर या अल्फाबेट स्मॉल, एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बाय स्मॉल लेटर लाइक स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, etc. ओके, आप लोगों के दिमाग में ये तो यहाँ पे क्लियर नहीं करना था, लेकिन आप लोगों के दिमाग में आएगा कि फिर ये काम कैसे करेगा।
तो मैं लिखा देता कि सपोज दैट कि सेट का नाम ए है, तो कप, प्लेट एंड तस्तरी, इसको करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो ये एक सेट बन गया। इसी सेट का नाम ए है और ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, मतलब 3 आइटम है। कितने हैं? 3 आइटम। एक आइटम है कप, एक प्लेट, एक तस्तरी, राइट। सो करली ब्रैकेट से हम क्लोज करते हैं। वो वर्ड बाद में लिखाएंगे कि क्या करना है, लेकिन अभी आपको हो सकता था समझ में ना आए, इसलिए मैंने एक एग्जांपल दे के ऐसा समझा दिया। ओके, अब इसके लिखिए, आगे लिखिए इफ स्मॉल a is an element, हाँ फिर से रिपीट करता मैं, ये जो स्मॉल c, स्मॉल p, स्मॉल t है, ये सब एलिमेंट्स है, ये आइटम है किसका? सेट का, सेट a का नाम। तो a का एलिमेंट c है, a का एलिमेंट p है, a का एलिमेंट t है। ओके, अभी मैं नीचे थोड़ा डेफिनेशन को और एलेबोरेट कर देता मैं। इफ ए स्मॉल a is an element of capital A, if a small a is an element of capital A, then we write as स्मॉल a, इसको पढ़ते एप्सिलॉन, क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन पढ़ते हैं, लेकिन इसका नाम अभी एप्सिलॉन नहीं पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा ए एप्सिलॉन बी। एप्सिलॉन बी का मतलब बिलोंग्स टू, क्या है? बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ओके, देन वी राइट एज स्मॉल ए एप्सिलॉन, इसका नाम है जो बीच में सिंबल है, ए एंड से कहते हैं, एंड से स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एंड से कहते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, राइट। अब पैराग्राफ चेंज करके दूसरा लाइन में लिखिए, दूसरा पॉइंट, इफ ए स्मॉल ए does not belongs to a, if a small a does not belongs to capital A, then we write as इसको क्रॉस करते तो पढ़ते हैं, इसका मीनिंग डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं? शॉर्ट में डज नॉट को ऐसे लिखते हैं, डजंट बिलोंग्स टू। ओके, then we write as A does not belongs to capital A. ओके, मेरी तरफ से एक एग्जांपल लिख लीजिए। A collection of first 5 natural prime numbers is a set। लाइन चेंज करके लिखिएगा एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ
the collection of first 5 prime natural numbers, first 5 prime natural numbers is a set containing the elements टू नेचुरल है बट प्राइम भी है। ये इकलौता प्राइम है जो इवन है, बाकी सारा प्राइम ऑड होता है। 5 स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 प्राइम लिखने हैं। 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 3 ऑड है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, लेकिन 9 प्राइम नहीं है, 11 प्राइम है। 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर फर्स्ट नेचुरल 5 नेचुरल नंबर भी हैं और प्राइम भी हैं। इसमें से लास्ट के 4 ऑड नंबर हैं और ये इवन नंबर है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा कि एक ही नंबर इवन नंबर प्राइम होता है जिसका वैल्यू 2 होता है, इसका वैल्यू 2 होता है। बाकी जो भी प्राइम आते हैं वो ऑड नंबर ही होते हैं बाय डिफॉल्ट। सारे ऑड प्राइम नहीं है बट सारे प्राइम ऑड होते हैं, ये याद रखिए। सारे ऑड प्राइम नहीं है बट सारे प्राइम ऑड हैं। ओके, अब ये 2 प्राइम का एक मेंबर है फर्स्ट 5 के, 3 प्राइम का एक मेंबर है, एलिमेंट है, उसी को एलिमेंट को या मेंबर को। 5 एक मेंबर है, एलिमेंट है, 7 ये मेंबर है, 11 ये मेंबर है। ओके, अभी तक मैंने लिखने का तरीका नहीं बताया था, लेकिन वहां पे मैंने खुद से एक एग्जांपल दे दिए थे, सीक्वेंस में नहीं बैठ रहा था। अब बैठेंगे कि एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखेंगे मेथड टू राइट अ सेट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या लिखेंगे? मेथड टू राइट अ सेट, या दूसरा नाम लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या लिखो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसके 2 फॉर्म होते हैं। पहला सेट का रिप्रेजेंटेशन या लिखने का तरीका रोस्टर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। कितने लोग मेथड भी लिखते हैं? रोस्टर मेथड में क्या करते हैं? हम एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, ना उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं ना रूल लिखते हैं। रूल जब लिखना हो, रूल और प्रॉपर्टी जब लिखना हो तो उसके लिए अलग नाम है, उसके सेट बिल्डर नाम है। क्या है? जब प्रॉपर्टी और रूल लिखा जाए उस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। लेकिन सेट रोस्टर फॉर्म कहते हैं, सेट रोस्टर फॉर्म कहते हैं, सेट रोस्टर फॉर्म या सेट रोस्टर मेथड। उसमें सारे एलिमेंट का नेम लिस्ट किया जाता है, लिखा जाता है। ओके, राइट? तो लिखिए इसमें डेफिनेशन, इन दिस मेथड a set is described by मतलब बताया जाता है, described by listing all elements, separated by commas, and enclosed माने बंद करना, enclosed by
कर्ली, कर्ली का दूसरा नाम ब्रेसेस है। क्या है? कर्ली ब्रैकेट, इन ब्रैकेट लिखिए ब्रेसेस, एंड इनक्लोज्ड बंद किया जाता है बाय कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स का इन ब्रैकेट दूसरा नाम है ब्रेसेस। एग्जाम्पल में सपोज कि इस सेट का नाम लिख ले ए सेट का नेम है, तो ये सेट कौन सा है? वॉवेल नंबर का सेट है। तो वॉवेल नंबर के 5 एलिमेंट होते हैं। ए एक एलिमेंट है, लिख लिया, कॉमा दिया, ए ई दूसरा एलिमेंट है, लिख लिया, कॉमा दिया, आई तीसरा एलिमेंट है, ओ चौथा एलिमेंट है, यू ए ई आई ओ यू पांचों एलिमेंट क्या वॉवेल है। तो वॉवेल का सेट लिखा, क्या लिखा? वॉवेल का सेट लिखा, पांचों एलिमेंट को मैंने लिस्ट कर दिया, पांचों एलिमेंट को लिस्ट कर दिए। तो रोस्टर का एग्जांपल है, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ओके, सेट बिल्डर में क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी लिखेंगे, इट इज अ सेट ऑफ होल नंबर, इट इज अ सेट ऑफ होल नंबर। ओके, दूसरा एग्जांपल और ले, सपोज कि सेट बी नाम ले लेते, इसमें कुछ एलिमेंट लेते, सपोज कि -1 लिया मैंने, लिख लिया, तो उसका कॉमा, हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा होना जरूरी है। सपोज के 2 ले लिया, सपोज के 10 ले लिया, सपोज के 30 ले लिया, 4 एलिमेंट का सेट है ये। तो सेट बी में 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट लिखे हुए हैं, हर एलिमेंट का एक एलिमेंट का वैल्यू -1, दूसरा 2, तीसरा 10, चौथा 13, 4 एलिमेंट लिस्ट किए हुए हैं। तो जो हर एक एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है तो उसका नाम होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म्स, सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड इसको कहते हैं, राइट? सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि इसमें प्रॉपर्टी लिखा जाएगा, इसमें प्रॉपर्टी लिखा जाएगा। तो देखिए, इन दिस केस we write down a property, we write down a property or rule P, कोई रूल का नाम लिया P, और रूल P, रूल का नाम क्या है? P नाम है, और रूल P के अंदर कुछ वेरिएबल ले सकते हैं, वो दिखाएंगे लेकर। A rule P which gives us all the elements of the set, all the elements of the set। तो सपोज दैट के लिखना है इसको रूल फॉर्म में, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म में, रूल फॉर्म भी कहते हैं इसको। तो कैसे लिखेंगे? x है, x क्या बिलोंग कर रहा है? को रूल P से बिलोंग कर रहा है, तो रूल के अंदर क्या रखना पड़ेगा? x रखना पड़ेगा। ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? इसको पढ़ते हैं सच डैट, क्या पढ़ते हैं? यहाँ कॉलन जो है इसको पढ़ते हैं सच डैट, कॉलन को। ओके, अब एक एग्जांपल ले लेते, सपोज दैट कि हम लिखते कि x है, सच दैट x बिलोंग्स नेचुरल है, x कोई भी नेचुरल आएगा, बट एंड एज वेल x क्या है? 2n के बराबर है, वेयर n भी नेचुरल नंबर ही है। तो x कोई नेचुरल नंबर लेगा, राइट? तो
तो n नेचुरल नंबर रखना है। तो ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म, डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है। इसी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? नेचुरल नंबर पहला 1 आता है, क्या आता है? 1 यहां रखेंगे तो x का वैल्यू 2 लेगा, राइट। उसके बाद नेचुरल नंबर 1 के बाद 2 आता है, 2 रखेंगे, 2 2 जो 4 आएगा, 3 आता है, 2 तो 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, अप टू आता जाएगा। तो इनफैक्ट देखें तो ये इवेंट नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर पे मैंने इवेंट नंबर में नेचुरल नंबर ही होता है, सारे इवेंट नंबर नेचुरल नंबर है, बट सारे नेचुरल नंबर इवेंट नंबर नहीं है। नंबर सिस्टम इसलिए पढ़ा रखा मैंने। अब ये नेचुरल नंबर को डेफिनेशन में यहां लिखा हुआ है, तो ये वाला रोस्टर फॉर्म है, ये बिल्डर फॉर्म है, ओके, राइट। अब एक और सेट का एग्जांपल लेते हैं। सपोज में एक्स स्क्वायर लिया, सच दैट एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर रूल हो गया, लेकिन एक्स क्या लेगा? एक्स बिलोंग्स इंटीजर लेगा, क्या लेगा? इंटीजर लेगा। मतलब ये इंटीजर का स्क्वायर, इंटीजर का स्क्वायर, पहला इंटीजर 0 है, 0 का स्क्वायर 0 होता। अब एक इंटीजर +1 भी -1 भी, +1 का स्क्वायर ही 1, -1 का स्क्वायर ही 1, तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस -1 का स्क्वायर 1, +2 का स्क्वायर 4, -2 स्क्वायर 4, तो लिखेंगे 4, +3 का स्क्वायर 9, -3 स्क्वायर का 9, राइट। अब ये क्या है? इंटीजर के स्क्वायर का सेट है। मैंने क्या लिखा? रोस्टर फॉर्म में लिखा नीचे, इसको देखकर। इसी का मैंने प्रॉपर्टी फॉर्म में, रूल फॉर्म में क्या लिखा कि स्क्वायर किया तो वेरिएबल ले गया, वेरिएबल को क्या किया मैंने? इंटीजर में कर दिया। तो ये जो देगा वो ये देगा, ये जो देगा वो ये देगा। तो ये आया बिल्डर फॉर्म, ये आया रोस्टर फॉर्म, ओके, राइट। 2 एग्जांपल दे दिए मैंने बिल्डर के, लेकिन ज्यादातर काम जो करेंगे हम लोग वो रोस्टर पे ही करेंगे, बिल्डर पे कम करते हैं। इसे बिल्डर पे एक प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट, ओके। मैंने ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। जो अभी बोलने वाला मैं नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, आज फास्ट में बोलूंगा मैं। बस लिखिए, हेडिंग लिखिए, सम इंपॉर्टेंट नंबर सेट्स। क्या लिखे? सम नंबर सेट्स, राइट, सम इंपॉर्टेंट नंबर सेट्स, ओके, राइट। तो पहला नंबर सेट आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको लिस्ट करके लिख देते मैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इंफिनिटी देखो, राइट। दूसरा आता है W, पढ़ा रखे, इसको कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। इसको लिस्ट करें, मतलब रोस्टर फॉर्म में 0 1 2 3 4, ओके। उसके बाद Z और कैपिटल I, ये है सेट ऑफ इंटीजर्स।
लिस्ट करके लिखेंगे तो लिखा आएगा ये माइनस इंफिनिटी से आएगा इधर -3 -2 -1 0 1 2 3 इधर प्लस इंफिनिटी तक, राइट। ओके, तब ये 3 सिंबल हो गए, N W Z, और Z को Z भी पढ़ते हैं, और कैपिटल I। मैंने बता रखा था कि नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट होल नंबर में है, और होल नंबर का हर एक एलिमेंट इंटीजर के अंदर है। तो यहां पे मैं एक चीज लिख लेता पहले इसे कि नेचुरल नंबर सबसेट हो गया, पढ़ाएंगे बाद में सबसेट में कि नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है Z का, Z का, राइट। बाद में जब सबसेट पढ़ाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। उसके बाद Z प्लस a set of positive integer, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर में कोई फर्क नहीं है, राइट। दोनों इक्विवेलेंट है, क्या है? दोनों इक्विवेलेंट है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर ही है। तो अगर लिखना चाहे Z प्लस को तो लिखेंगे 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, राइट। लिखेंगे Z माइनस, Z माइनस, ये आएगा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसको लिखेंगे अगर रोस्टर फॉर्म में तो माइनस इंफिनिटी से आएगा -3 -2 -1 पे खत्म, राइट। ओके, अब इसके बाद आएगा Z नॉट। Z नॉट यहां a set of all non-zero integer, a set of all non-zero integers। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो Z नॉट को +-1 जीरो नहीं लिखाएगा, +-2 +-3 +-4। ओके, इसमें 2 एलिमेंट है, एक्सपैंड करके लिखेंगे तो बहुत लंबा लिखाएगा, लिखना चाहते हो तो लिख दो एक्सपैंड करके -3 -2 -1, लेकिन जीरो नहीं आएगा, जीरो स्किप करके 1 पे चला जाएंगे, जीरो स्किप करके 1 पे जाएंगे, जीरो हटाया हुआ है 2 3 अप टू इन्फिनिटी, राइट। इन दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही है। ओके, ये जब हो गया तो बाकी नंबर सिस्टम में जितने पढ़ाए थे टाइप नंबर के वो सब नाम याद रखना है, कब किसकी जरूरत पड़ेगी मालूम नहीं है। जिसके लिए सिंबल है वो लिख रहा है कि सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, क्यू को लिखते हैं वहां ही बताया था, अ सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, नंबर सिस्टम में बता रखे हैं। डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे इसका P by Q such that P, Q belongs इंटीजर, इंटीजर को Z लिख लेते हैं Z, Q 0 नहीं होना, राइट। ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। इतना बड़ा नंबर है, लिखना आसान है, पॉसिबल नहीं है। तो जो बहुत बड़ा इनफाइनाइट सेट होता है, खास तौर से इनफाइनाइट सेट को, मतलब जिससे बहुत ज्यादा एलिमेंट होता है, एलिमेंट को काउंट ही नहीं कर सकते, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो खास तौर से इनफाइनाइट सेट को ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम
उसके प्रॉपर्टी या उसके रूल के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। ओके राइट। उसके बाद Q डैश है अ सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। इसके लिए रूल लिखना है, सारा एग्जांपल मैंने नंबर सिस्टम में बता रखा है। ओके तो उस वहां पे क्या बताया था, टोटल इंटीजर रेशनल के अंदर आ जाता है, इसलिए इंटीजर सबसेट होगा रेशनल का। राइट। अब है कैपिटल आर, जिसको कहते हैं रियल, अ सेट ऑफ रियल नंबर। पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। R प्लस अ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, R माइनस अ सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, R नॉट सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। ओके राइट। तो टोटल रियल नंबर के अंदर सब पूरा रेशनल आता है, इसलिए रेशनल रियल का सबसेट है। ओके सबसेट जब आएगा तो उसको डिटेल में बात करेंगे। तो सारे नंबर्स के सेट थे जिसको याद रखते हैं लोग, उसके सिंबल को वो लिखा था मैंने। राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ सेट्स। क्या स्टार्ट करेंगे? टाइप ऑफ सेट्स। तो टाइप ऑफ सेट में पहला आता है नल सेट या एम्प्टी सेट। सबके बारे में एक एक करके बारी बारी पढ़ाएंगे बाद में। राइट।
ओके। तो पहला सेट पढ़ना है टाइप ऑफ सेट में, नल सेट। दूसरा पढ़ना सिंगलटन सेट। तीसरा फाइनाइट सेट। चौथा इनफाइनाइट सेट। पांचवा इक्वल सेट। छठा इक्विवेलेंट सेट। सातवां सबसेट। आठवां प्रॉपर सबसेट। नाइन्थ यूनिवर्सल सेट एंड 10th पावर सेट। मैं डिटेल में सबका डेफिनेशन लिखूंगा, बोल दूंगा, लिखाऊंगा नहीं, आपका काम है लिखना चाहते लिख लीजिए फास्ट में। पहला पढ़े नल सेट और एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट हो, अ सेट इन विच नो एलिमेंट एग्जिस्ट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड by phi or blank with two curly bracket। तो सपोज कि एक सेट है ए, तो इसको या तो हम कर्ली ब्रैकेट से ब्लैंक से दिखाएंगे, इसमें भी अंदर में कुछ भी नहीं रखेंगे, और फाई से दिखाएंगे। फाई का मतलब ये है, इसका मतलब ये। मैंने क्या बोला, पास्ट में बोलते जा रहा मैं, डेफिनेशन जिसको लिखना लिखे ना, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड इतना है, जो एक वर्ड है कि नल सेट के अंदर एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, और सिंबल को याद रखना है। तो एलिमेंट के अंदर, नल सेट के अंदर एक भी एलिमेंट सेट नहीं कर, एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं इसका डेफिनेशन बोल रहा, अ सेट इन विच नो एलिमेंट एग्जिस्ट, या ए सेट विदाउट एनी एलिमेंट। सबसे अच्छा होता है सेट इन विच नो एलिमेंट एग्जिस्ट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए इक्वल टू, लिखा है मैंने दो करली ब्रैकेट बीच में कुछ नहीं, और फाई। फाई का मतलब है, इसका मतलब है, ओके। लेकिन एक चीज मैं यहां पे बता देता कि आपने फाई रख के घेर दिया तो ये नल सेट नहीं है, नल सेट नहीं है, ओके। ये सिंगलटन सेट है, अभी पढ़ाएंगे सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं, राइट। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रख दिया तो वो एक बार काउंट हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं होना, तब एक भी चीज नहीं काउंट हुआ, मतलब ब्लैंक है, तब यह हुआ नल सेट। और इसके बदले में एक सिंबल फाई लिया गया। अब इसको कर्ली ब्रैकेट से घेरने की कोशिश मत करना, घेरोगे तो उस नल नहीं रहेगा। मैंने घेर के दिखाया है, नल नहीं रहा, ये सिंगलटन हुआ, अभी बताएंगे, राइट। क्या लिखना है, सिंगलटन। SINGLE, हाँ। सिंगलटन सेट, a set in which only one element exists. A set in which only one element exists is called singleton set. एग्जाम्पल के लिए इसमें मैंने सिर्फ एक एलिमेंट ए रखा, या दूसरा सेट बी लिया, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट वन रखे, या कोई मैंने एक सेट का नाम टी रख लिया, इसके अंदर सिर्फ फाई रखा मैंने, तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही एक एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम फाई है, यहाँ एलिमेंट का नाम वन है, या एलिमेंट का नाम ए है, इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है। ये तीनों सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है, क्या है, तीनों सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है।
राइट। सिंगलटन सेट तो आसान है, एक एलिमेंट हो तो सिंगलटन सेट, एक भी एलिमेंट नहीं हो डेट इज 5 तो नल सेट। तीसरा, आप 2 काउंट होंगे 3 काउंट होंगे आगे, तो एक के लिए सिंगलटन नाम है, आगे 2 3 4 5 6 7 जितना भी काउंट कर सकते हैं, उसके लिए बोला गया फाइनाइट सेट। क्या बोला गया? फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में जिसमें एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, करते हैं ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट काउंट किया जा सकता है। तो लिखो अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल, अ सेट in which number of element is countable, comma, is called finite set, is called finite set। तो finite set का एग्जांपल एक ले लेते, 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट। कोई सेट ले लेते, ए बी ई आई ओ डी टी, सब एक स्मॉल एलिमेंट होगा इसके अंदर। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक काउंट करेंगे, ये इस चीज को बाद में, यहां तक लिखने के बाद अभी रुक जाओ, ये इस चीज को बाद में लिखना। इसमें कितना एलिमेंट है वो उसको करते हैं n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए। तो इसके अंदर टोटल आइटम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, राइट। एक सेट बी है, उसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। बी में 1 2 3 4 5 6 7, ओके। इसके लिए पहले यहां पे लिखो हेडिंग ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। क्या लिखो? इसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट लिखा आपने, तो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट में आपको लिखना क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट क्या है, डेफिनेशन, द नंबर ऑफ element in a finite set, the number of element in a finite set is called order of the set, is called order of the set, is called order of the set। अब देखो एक ऑर्डर क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे 6 है, 6 ऑर्डर है उसका, एक ऑर्डर 6 है। बी में बी का ऑर्डर क्या है, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे तो 7 है, तो बी का ऑर्डर 7 है, राइट। तो ऑर्डर किसका निकालेंगे, फाइनाइट सेट का निकालेंगे, इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर नहीं निकलता। मतलब इनफाइनाइट सेटमेंट में तो अभी लिखाने वाले हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ही काउंट नहीं किया जाएगा। इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ही काउंट नहीं होता है, राइट, ओके। तो फाइनाइट सेट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वर्ड था ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट। अब पढ़ना है चौथा, इनफाइनाइट सेट। क्या पढ़ना है, इनफाइनाइट सेट, राइट। तो इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन सिंपल सा है, a set in which we cannot count the element, number of elements। इनफाइनाइट सेट क्या है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, इंटीजर नंबर का सेट, इन सब में नंबर ऑफ एलिमेंट कभी काउंट हो ही नहीं सकता है, तो ये सब इनफाइनाइट सेट है। क्या है,
इनफाइनाइट सेट है। अभी जो जितने नंबर के सेट लिखे थे वो सारे इनफाइनाइट सेट थे। ओके, वे सम इंपॉर्टेंट लिखा था, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर का, क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रियल नंबर, होल नंबर, क्या कहते हैं ये रेशनल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, ये जितने हैं ये सारे ऐसे सेट थे जिसके अंदर एक भी ऐसा सेट नहीं था जिसके अंदर हम एलिमेंट काउंट कर सकते थे। वो सारा एग्जाम्पल किसका था? तो सारा का सारा एग्जाम्पल इनफाइनाइट सेट का था। तो अब मुझे एग्जाम्पल दिखाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एग्जाम्पल पहले से है। सम इम्पॉर्टेंट जो नंबर सेट्स हैं वही एग्जाम्पल की तरह काम कर जाएगा। तो डिफिनेशन क्या है? a set in which we cannot count the number of elements या member, we cannot count the members, is called infinite set, right? अब दो सेट का कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन बाद में होगा। दो सेट का दो सिंपल कंपैरिजन वर्ड यहां पे है। एक है ऑर्डर से रिलेशन, दूसरा है एलिमेंट बाय रिलेशन। तो पांचवा इक्वल सेट्स है कि यहां एक से ज्यादा सेट इन्वॉल्व है। इक्वल सेट का डेफिनेशन लिखिए आप। If A and B are two sets, if A and B are two sets, if A and B are two sets such that every element of A exists in B, every element of A exists in B and every element of B exists in A, then A and B are called equal sets. Then A and B are called equal sets, right? इक्विवेलेंट सेट्स, यहां भी एक से ज्यादा सेट इन्वॉल्व है। इक्विवेलेंट सेट्स यहां, हाँ एक और इंपॉर्टेंट वर्ड छूट गया था बोलने टाइम, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट में। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट का दूसरा नाम है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। क्या है? ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट का दूसरा नाम क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। दूसरा नाम, एक आदमी के दो नाम, एक आदमी के 10 नाम, फर्क नहीं पड़ता है, आदमी का चेहरा वही होता है। तो ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, उसका दूसरा नाम क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, ये भी है। तो यहां कार्डिनल नंबर ही रिलेटेड है, लेकिन ऑर्डर बोल चुके हैं तो ऑर्डर में ही लिखाएंगे, या नंबर ऑफ एलिमेंट ही बोलेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट, उसी सेट का कार्डिनल नंबर। किसी सेट के अंदर 6 एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर 6 हुआ। किसी सेट के अंदर 10 एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर 10 हुआ, राइट?
तो इक्विवेलेंट सेट्स पढ़ रहे हैं। इक्विवेलेंट सेट्स का डेफिनेशन लिखना है तो लिखिए फास्ट में, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that if A and B are two sets such that number of element in A equal to number of element in B, such that number of element in A equal to number of element in B, number of element in A equal to number of element in B, then set A and B are equivalent set. Then A and B are equivalent set. एक सेट A है, एक सेट B है, तो इसमें नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B दोनों में इक्वल है। इसका A का कार्डिनल नंबर और B का कार्डिनल नंबर, A का ऑर्डर B का ऑर्डर सेम है, तो सेट A और B को इक्विवेलेंट सेट करेंगे, इक्वल सेट नहीं कहेंगे। ओके, तो इक्वल सेट्स ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट होता है। क्या होता है? इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट होता है, बट इक्विवेलेंट सेट्स ऑलवेज इक्वल सेट नहीं होता है। दिमाग में याद रखना है आपको, क्या रखना है? इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट्स। लिखना है तो नोट में लिख लीजिए, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका उल्टा मतलब, बट कन्वर्स मतलब उल्टा, ट्रू नहीं है। इसका मतलब इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट हमेशा नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। ओके, तो क्या लिखा नोट में आपने? इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट्स बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, ऐसा इसलिए कि देखो इसमें 1 2 3 लिखा है में, अब बी में इक्वल सेट का भी एग्जांपल लिख रहे हैं 3 1 2। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में, बी का हर एक एलिमेंट ए में है, तो लिखेंगे इसको ए इक्वल सेट बी, ए इक्वल सेट बी। लेकिन यहाँ पे काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट बी 3, या नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल टू 3। तो इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट ऑटोमेटिकली हो गए। राइट, अब तुम्हें दूसरा एग्जांपल इक्विवेलेंट का देके दिखाते। एक सेट ए है AEIOU, अब बी सेट है 1 2 3 4 5। ए का हर एलिमेंट बी में नहीं है, बी का हर एक एलिमेंट ए में नहीं है, तो ये तो इक्वल सेट है नहीं। ओके, इक्वल सेट का सिंबल 3 बराबर या 1 2 बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट ए देखें, कार्डिनल नंबर ऑफ ए देखें तो 5 है, और कार्डिनल नंबर ऑफ बी देखें तो भी 5 है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल टू 5। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल टू 5। तो सेट ए सेट बी इक्विवेलेंट सेट हो गया, बट इक्वल सेट नहीं हुआ। तो इक्विवेलेंट सेट ऑलवेज इक्वल सेट नहीं होता है, इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट होता है। ओके, राइट, ये 2 इंपॉर्टेंट सीख दिया इसमें। देखो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होगा। रिमेनिंग 4 टाइप नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उसके आगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स करेंगे। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, नॉर्मल क्वेश्चन।
फिर धीरे धीरे इसी तरह बढ़ेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे। उसके बाद जब चैप्टर खत्म होगा तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे जो ज़्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन पहले चैप्टर सीखने में कुछ नॉर्मल क्वेश्चन करना होता है। नॉर्मल क्वेश्चन करने से पहले डेफिनेशन जानना होता है। डेफिनेशन जानने के बाद कॉन्सेप्ट्स, धीरे धीरे सारी चीज़ें आती हैं। तो पढ़ने का तरीका है कि पहले चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके पहले पहला डेफिनेशन पढ़ा जाता है, इंट्रोडक्शन पढ़ते, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसके बारे में उसका नोडल सेगमेंट सब पढ़ते हुए फिर नॉर्मल क्वेश्चन, धीरे 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 करके सारे कॉन्सेप्ट जब खत्म हो जाते विथ नॉर्मल क्वेश्चन, तब फिर चैप्टर जब एंड हो जाता तो फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेते 5-6 क्लास के, सो डैट बच्चे को थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करने की भी हैबिचुअल हों। और एक बार हैबिचुअल हो गए तो फिर धीरे धीरे तो आपको यही चीज़ें सीखना है। आपका ये फर्स्ट लेक्चर था 11th से रिलेटेड, आज से स्टार्ट हुआ है। ये मैंने पहले बताया था कि स्टार्ट करूँगा और वादे के मुताबिक मैंने इस लेक्चर से आपका 11th का कंटेंट स्टार्ट किया है। ज्योमेट्री का फाउंडेशन रह रहा है। जब वहाँ पे पहुँचेंगे, जब तक अरे खुल गया मतलब कॉलेज खुल जाएगा, वहाँ पहुँचेंगे तो आपको बताया जाएगा कि बंच दिया जाएगा लिखने के लिए। और जब ज्योमेट्री आएगा तो उस टाइम में जो बच्चे कहेंगे नहीं सर फाउंडेशन पढ़ाओ, ज्योमेट्री से पहले ज्योमेट्री का फाउंडेशन, तो फिर पढ़ाएंगे, उसमें टाइम लगता है। हाँ नहीं, आप उसको खुद से कर लेंगे तो आपका टाइम बचेगा। तो दूसरा 11th का कोर्स 12th का कोर्स आगे बढ़ेगा फास्ट में। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा आपका उतना बेनिफिट होता है, राइट। तो आप आज से जितने टर्म आए हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं।